हेलो एवरीवन, योर बेस्ट ऑप्शन ग्रुप चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 15 जून से 21 जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है विवेक अग्रवाल, जो कि एक IAS ऑफिसर हैं। FATF की स्थापना 1989 में हुई थी। यह एक वैश्विक संस्था है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने के लिए कार्य करती है। भारत 2010 से FATF का सदस्य है और यह पहली बार है जब किसी भारतीय को FATF के शीर्ष नेतृत्व में स्थान मिला है, जिससे वैश्विक वित्तीय सुरक्षा और आतंकवाद रोधी प्रयासों में भारत की भूमिका और मजबूत होगी। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने पैदल चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। इसे संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत संरक्षित किया गया? इसका आंसर है अनुच्छेद 19 1D और अनुच्छेद 21। यह ऐतिहासिक फैसला 19 जून 2026 को आया। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चंदूरकर की पीठ ने यह निर्णय दिया। अनुच्छेद 19 1D स्वतंत्र रूप से घूमने की आज़ादी और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। यह निर्णय पैदल यात्री अधिकारों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी का जज किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है विमल पटेल, जो कि प्रख्यात भारतीय न्यायविद हैं। ITLOS समुद्र से जुड़े विवादों को सुलझाने वाली स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि के अंतर्गत स्थापित है। इसका मुख्यालय हैम्बर्ग, जर्मनी में है। विमल पटेल का चुनाव भारत की समुद्री कूटनीति को मजबूत करता है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत अपनी उपस्थिति को और बढ़ा रहा है। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा बना? इसका आंसर है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के शामिल होने से बैंक की वैश्विक पहुंच और मजबूत हुई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक को पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहा जाता था। NDB की स्थापना 2015 में विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से की गई थी। भारत में NDB का क्षेत्रीय कार्यालय गिफ्ट सिटी, गुजरात में है। NDB भारत में कई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, ATL ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच किया गया? इसका आंसर है भारत और फ्रांस के बीच। भारत फ्रांस ATL ब्रिज भारत सरकार और फ्रांस के बीच स्कूली स्तर पर इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण समझौता है। इसके तहत फ्रांस में भारत के सफल ATL अटल टिंकरिंग लैब मॉडल से प्रेरित होकर फ्रांस में पहली स्कूल इनोवेशन लैब स्थापित की जा रही है। यह भारत फ्रांस शिक्षा और तकनीकी सहयोग का महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन कहाँ किया? इसका आंसर है नई दिल्ली के संविधान सदन या पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय तथा लोकसभा सचिवालय के प्राइड संस्थान द्वारा किया गया। इसमें देश भर के 757 विश्वविद्यालयों और संस्थानों के युवा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य है युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की व्यावहारिक समझ देना और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता हासिल करने वाला भारत कौन सा देश बना? इसका आंसर है पांचवा देश। मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता हासिल करने वाला भारत दुनिया का पांचवा देश बन गया है। जून 2026 में DRDO द्वारा किए गए
सफल परीक्षण के बाद भारत ने इस विशिष्ट क्लब में अपनी जगह बनाई है। भारत से पहले यह क्षमता केवल अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल के पास मौजूद थी। इस प्रणाली के सफल परीक्षण के बाद भारत अब 5000 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी से आने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरों को भी हवा में नष्ट करने में सक्षम है। इससे भारत की रणनीतिक प्रतिरोध क्षमता में भारी वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु स्थित एआई स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया? इसका आंसर है भारत का 130वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप। सर्वम एआई एक स्वदेशी एआई कंपनी है। इसका लक्ष्य है भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में एलएलएम मॉडल तैयार करना। एलएलएम का अर्थ है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। सर्वम एआई भारतीय भाषाओं और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप एआई बनाती है। यह भारत के आत्मनिर्भर एआई इकोसिस्टम की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय, जो कि कलकत्ता के आईआईएम कलकत्ता के पूर्व निदेशक थे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए है। एनएससी की स्थापना 2005 में हुई थी। एनएससी देश की सभी सांख्यिकी गतिविधियों का नोडल निकाय है। इसका मुख्य कार्य सांख्यिकी प्राथमिकताएं व मानक तय करना है तथा डेटा विश्वसनीयता को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान कौन सा बना? इसका आंसर है आईआईटी दिल्ली। इसका वैश्विक रैंक 118 है। आईआईटी दिल्ली ने लगातार दूसरे वर्ष भारत में पहला स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर रहा आईआईटी बॉम्बे व तीसरे स्थान पर रहा आईआईटी मद्रास। क्यूएस रैंकिंग्स दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय रैंकिंग्स में से एक है। यह रैंकिंग एकेडमिक रेपुटेशन, रिसर्च इम्पैक्ट पर आधारित होती है। अब भारतीय आईआईटीज का वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया उपयोग के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष तय करने वाला हालिया देश कौन सा है? इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात यूएई। यूएई ऐसा करने वाला पहला अरब देश बन गया। जून 2026 में यूएई ने इसे लागू किया। इससे पहले 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले 16 वर्ष की आयु सीमा तय की थी और इसके बाद डेनमार्क और फ्रांस तथा यूके ने भी 15 वर्ष की आयु सीमा की दिशा में कदम उठाए हैं। इस कानून का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एआईएफएफ अंडर 17 महिला यूथ लीग का पहला संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के आरकेएम फुटबॉल एकेडमी में एआईएफएफ अंडर 17 महिला यूथ लीग आयोजित किया जाएगा। यह टूर्नामेंट 18 जुलाई 2026 से शुरू होगा। यह भारत में महिला फुटबॉल के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारायणपुर छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है, 52वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आंसर है फ्रांस के एवियन लेस बेंस में। इसका आयोजन 15 से 17 जून 2026 में हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने किया और इस सम्मेलन का थीम था प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करना। भारत G7 का स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन इनके आमंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13वीं बार साझेदार देश के रूप में आउटरीच सत्र में भाग लिया था।
G7 देश के सदस्य देश हैं यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा और यूरोपियन यूनियन। अगला क्वेश्चन है, ट्रेडमार्क सुरक्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला मंदिर कौन सा बना? इसका आंसर है उड़ीसा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर। पवित्र शब्दों और प्रतीकों के लिए इसे ट्रेडमार्क सुरक्षा प्राप्त हुई है। यह किसी भारतीय मंदिर को मिली पहली ट्रेडमार्क सुरक्षा है। इससे मंदिर के नाम और प्रतीकों का दुरुपयोग रोका जा सकेगा। पुरी जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से एक है और यह मंदिर 12वीं शताब्दी में बना था और उड़ीसा की सांस्कृतिक धरोहर है। अगला क्वेश्चन है, जादू पटिया पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला? इसका आंसर है झारखंड। इसका आंसर है झारखंड। झारखंड के संथाल जनजाति की यह प्राचीन पारंपरिक लोक कला है। इसमें संथाल इतिहास, संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं को चित्रित किया जाता है। जीआई टैग किसी क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिक या प्राकृतिक विरासत की पहचान है। इससे इस कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान व कानूनी संरक्षण मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मेड इन इंडिया C-295 सैन्य परिवहन विमान की पहली टेस्ट फ्लाइट कहां से हुई? इसका आंसर है वडोदरा, गुजरात से। टाटा और एयरबस द्वारा भारत का पहला मेड इन इंडिया सैन्य परिवहन विमान C-295 ने अपनी पहली सफल परीक्षण उड़ान गुजरात के वडोदरा स्थित फाइनल असेंबली लाइन से शुरू की। यह भारतीय रक्षा और एरोस्पेस क्षमताओं के लिए एक मील का पत्थर है। इससे भारतीय वायुसेना की परिवहन क्षमता में भारी वृद्धि होगी और यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया? इसका आंसर है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया का द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास का अवार्ड भारत के प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। यह पीएम मोदी को किसी विदेशी देश द्वारा दिया गया 33वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह सम्मान जून 2026 में प्रदान किया गया। यह भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और कूटनीति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, महिला T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई? इसका आंसर है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ने अपने 145वें T20 इंटरनेशनल मैच में 166वां विकेट लेकर यह रिकॉर्ड बनाया। दीप्ति शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ अपने कैरियर का बेस्ट प्रदर्शन किया और 10 रन में 5 विकेट लिया। महिला T20 विश्व कप में किसी भारतीय का अब तक का यह सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है। दीप्ति शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 350 विकेट पार करने वाली पहली महिला स्पिनर भी बनी। दीप्ति शर्मा भारतीय टीम की स्टार ऑलराउंडर है। अगला क्वेश्चन है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है राजस्थान। इंचेंटिंग मुकुंदरा डॉक्यूमेंट्री के आने के बाद यह रिजर्व चर्चा में रहा। यह राजस्थान के 4 जिलों में फैला है। इसका कुल क्षेत्रफल 759 वर्ग किलोमीटर है। यह
दो समानांतर पहाड़ियों मुकुंदरा और गगरोला के बीच एक खूबसूरत घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई? इसका आंसर है केरल। यह केरल सरकार की एक महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप योजना है। यह योजना जून 2026 में शुरू की गई और इसके लाभार्थी होंगे महिलाएं और ट्रांसजेंडर समुदाय। इसका उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन द्वारा थम्पानूर सेंट्रल बस स्टेशन तिरुवनंतपुरम में किया गया। इस योजना से महिलाओं की गतिशीलता और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही थामीरबरानी नदी विशेष रूप से किस राज्य में बहती है? इसका आंसर है तमिलनाडु। थामीरबरानी नदी मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में बहती है। हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा इसके प्राकृतिक आवासों के विनाश के कारण नदी में ऊदबिलाओं की घटती आबादी पर चिंता व्यक्त करने के कारण और मद्रास हाईकोर्ट द्वारा जल संरक्षण विशेषज्ञ राजेंद्र सिंह को नदी के पुनरुद्धार के लिए किए गए निरीक्षण के कारण यह नदी चर्चा में रही। यह तमिलनाडु की एक ऐतिहासिक और पवित्र नदी है। इस नदी के संरक्षण के लिए न्यायिक व सामाजिक प्रयास जारी है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक किया? इसका आंसर है वर्ष 2035 तक। वर्तमान में भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 56.8 गीगावाट हो चुकी है से अधिक हो चुकी है और ये आंकड़े नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार है। इस क्षमता के साथ वैश्विक स्तर पर चौथा स्थान भारत ने प्राप्त किया है और इससे पहले केवल चीन, अमेरिका और जर्मनी आगे हैं। पवन ऊर्जा भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना वायु स्टेशन INS बाज किस द्वीप पर स्थित है? इसका आंसर है ग्रेट निकोबार द्वीप, जो कि कैम्पबेल बे के पास है। INS बाज भारतीय सशस्त्र बलों का सबसे दक्षिणी वायु स्टेशन है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। जून 2026 में भारत सरकार ने 13,000 करोड़ में नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाने का निर्णय लिया है। यह मलक्का जलडमरू मध्य और हिंद महासागर के करीब रणनीतिक स्थान पर है। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारतीय नौसेना की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के विजयनगर जिले में भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन स्थापित किया है। स्थापित करने वाली कंपनी का नाम है भारत की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी सुजलान ग्रुप। इस टरबाइन का नाम है सुजलान S175 और इसकी क्षमता है 5 मेगावाट। वर्तमान में भारत में किसी भी एकल विंड टरबाइन के लिए यह सबसे अधिक है और यह अकेला टरबाइन हजारों घरों को स्वच्छ और हरित बिजली प्रदान करने में सक्षम है। यह भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र में एक तकनीकी मील का पत्थर है। जून 2026 में यह सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में
मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? इसका आंसर है 19वां संस्करण। यह आयोजन 15 से 21 जून 2026 के बीच किया गया। यह दक्षिण एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा नॉन फीचर फिल्म महोत्सव है। इसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शंस और एनिमेशन फिल्म्स का यह महोत्सव है। इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी और इसका आयोजन एनएफडीसी और सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इस बार महाराष्ट्र सरकार सह आयोजक के रूप में शामिल रही। अगला क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 17 जून। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दिसंबर 1994 में इसे मनाने की घोषणा की थी और पहली बार इसे 17 जून 1995 को मनाया गया। इस बार 2026 में इसका थीम था स्थायी भूमि प्रबंधन, मिट्टी के स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सामूहिक प्रयास। इसका उद्देश्य है भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण व सूखे के खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद।